दोस्तों, जब से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया है कि भारत के इतिहास में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन्स लिथियम पाया गया है, तब से हमारे देश के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस गुड न्यूज़ का काफ़ी अच्छी तरीके से विश्लेषण किया है। उनके इस प्रयास को मैं नमन करता हूं। जस्ट टू लेट यू नो, इससे पहले कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में 1600 टन लिथियम रिजर्व मिला था, लेकिन वो कॉमर्शियली वायबल नहीं था। लेकिन आज की हमारी इस डिस्कशन से हम ये जानने का प्रयास करने वाले हैं कि इस गुड न्यूज़ के साथ हमारे प्यारे देश भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अगर हमने इन चैलेंजेस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो फिर ये लिथियम हमारे देश के कोई काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो, हमारे देश भारत में एक बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर और एल्यूमिनियम का भंडार है। इसके बावजूद भी हमारा देश एक बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर और एल्यूमिनियम को सालों से इंपोर्ट करता आया है। मेरा अनुमान है कि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि लिथियम का उपयोग बैटरीज बनाने के लिए किया जाता है। यह लिथियम आयन बैटरीज ही हैं जिसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, डिजिटलाइजेशन में क्रांति ला दी है और अब दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जा रहा है। इंडस्ट्री की बात करें तो न्यूरॉन एनर्जी नाम की एक कंपनी जो ई बाइक्स और ई रिक्शोज की बैटरीज बनाती हैं, उसके को फाउंडर प्रतीक कामदार ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ये आशा जताई है कि द डिस्कवरी ऑफ दिस इंडिजिनियस सप्लाई ऑफ लिथियम रिजर्व्स विल हेल्प द ईवी इकोसिस्टम रीच द मासेस एट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल कॉस्ट्स। दिस विल ऑल्सो सपोर्ट द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ ईवी मास एडॉप्शन बाय 2030। दोस्तों, लिथियम एक ऐसा धातु है जिसमें न केवल इसे नियंत्रित करने वाले देश के भाग्य को बदलने की ताकत है, बल्कि दुनिया के भाग्य को बदलने की भी शक्ति है, क्योंकि लिथियम विश्व स्तर पर सबसे अधिक मांग वाले खनिजों में से एक है। और साल 2023 में जब हम बैटरी शब्द सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि कब ऐसा वक्त आएगा जब हम अपने ही घर की छत पे लगे सोलर पैनल से अपनी ई कार और ई बाइक को फुल चार्ज करके ईवी का लुत्फ उठाएंगे। कब ऐसा वक्त आएगा कि जब पर्सनल कार में ट्रैवल करना लगभग मुफ्त जैसा ही हो जाएगा। कब हम पेट्रोल डीजल कार की माइलेज के चक्कर से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, एज वी ऑल नो, ईवीज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसका मतलब यही है कि लिथियम की डिमांड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो ये अनुमान लगाया है कि लिथियम की शॉर्टेज साल 2025 से ही स्टार्ट हो जाएगी। और भारत में इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम का मिलने का मतलब यही है कि अब भारत ईवी और उसको चलाने वाली बैटरी बनाने का एक ग्लोबल हब बन जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम का मिलना एक अच्छी खबर एक दूसरे कारण से भी है। दरअसल लिथियम के निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अभी दुनिया में जहां जहां से लिथियम मिला है वे सारी जगहों में पानी उतनी बड़ी मात्रा में अवेलेबल नहीं है और इसीलिए इसके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस थोड़ी और डिफिकल्ट बन जाती है। सौभाग्य से जम्मू एंड कश्मीर में जहां से हमें लिथियम मिला है वहां ढेर सारा पानी अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीजें हमारे लिए आसान होगी। किसी भी प्राकृतिक संसाधन के मिलने या होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की क्षमता रखते हैं। वैसे कहा जाता है कि अफ्रीका खंड के पास इतने प्राकृतिक संसाधन हैं जिसको अगर सही दिशा दी जाए तो शायद अफ्रीका दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र बन सकता है। अगर आप वेस्ट एशिया के अरबी देशों के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको इस बात का पता लगेगा कि सिर्फ तेल जैसा प्राकृतिक संसाधन होने से सऊदी, यूएई जैसे देश की कोई आर्थिक परिस्थिति रातों रात नहीं बदली थी। वो तो अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे देश थे जिनके पास वो टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की क्षमता थी जिसने अरबी देशों की सरकारों के साथ समझौते किए और ऑयल के एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और रिफाइनिंग को एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। इन शॉर्ट,
पोटेंशियल का होना अच्छी बात है, लेकिन पोटेंशियल का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर पोटेंशियल के होने ना होने से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, लिथियम के एक्सट्रैक्शन को लेकर हमारे देश के सामने जो चैलेंजेस हैं उनकी गहराई में जाएं उससे पहले लिथियम रिजर्व वाले देशों का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। आज के वक्त में दक्षिण अमेरिका खंड का एक देश जिसका नाम चिली है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार है जो है 9.7 मिलियन टन्स। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया जिसके पास 3.8 मिलियन टन लिथियम है। फिर आता है अर्जेंटीना जो चिली का एक पड़ोसी देश है जिसके पास 2.7 मिलियन टन से थोड़ा कम लिथियम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है चाइना जिसके पास 2 मिलियन टन लिथियम है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी टेक्निकल चीज को समझ लेते हैं। किसी भी खनिज भंडार की खोज में 4 चरण शामिल होते हैं। पहला होता है रिकॉनाइसेंस सर्वे जिसको G4 कहा जाता है। दूसरा होता है प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन जिसको G3 कहा जाता है। तीसरा स्टेज होता है जनरल एक्सप्लोरेशन जिसको G2 कहा जाता है। और लास्ट स्टेज होता है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन जो होता है G1। अभी जो GSI ने लिथियम ढूंढा है वो G3 स्टेज में है। इसका मतलब यह है कि अभी ये भंडार की स्थापना हुई है। भंडार को G1 के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद ही खनन शुरू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि निकालने योग्य भंडार का आकार अक्सर तब तक 1/3 तक कम हो जाता है। अगर हम बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन करें फिर भी भारत के पास लगभग 2 मिलियन टन जितना लिथियम हो सकता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा होगी। अब बात करते हैं द बिगेस्ट चैलेंज के बारे में। हु विल माइन दिस रिजर्व्स? इन भंडारों का खनन कौन करेगा? ऊपर से यही लगता है कि ये तो एक बहुत ही आसान सवाल है। या तो भारत की कोई प्राइवेट कंपनी इसका माइनिंग करेगी या तो कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इस काम को अंजाम दे सकती है। और भारत में माइनिंग सेक्टर में 100% FDI अलाउड है। तो ये भी ऑप्शन है कि कोई विदेशी कंपनी अपने आप भारत में इस लिथियम के रिजर्व के माइनिंग का काम अपने हाथों में ले सकती है। लेकिन यह कहना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि भारत में माइनिंग लॉ थोड़े ज्यादा ही जटिल और कॉम्प्लेक्स हैं। कहीं ना कहीं इसी वजह से देश में खनन का दायरा बढ़ाने में एक के बाद एक झटकों का सामना करते हुए दुनिया के लगभग सभी प्रमुख खनिकों ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया है। इन प्रमुख खनिकों के भारत में प्रतिनिधि कार्यालय तो हैं, लेकिन कोई खनन कार्य नहीं चल रहा है। उदाहरण के लिए रियो टिंटो, जिसने मध्य प्रदेश में हीरो के बड़े नोड्स की खोज की थी, लेकिन सिविल सोसाइटी के विरोध की वजह से इस कंपनी को अपना काम भारत में बंद करना पड़ा। तो बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर भारत में लिथियम की माइनिंग करेगा कौन? लिथियम का भंडार आमतौर पर गहरी चट्टानों में होता है। अक्सर बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज लैटिन अमेरिकी कंपनियों के विशेषज्ञता का उपयोग करती हैं, जो तकनीकी सहायता के रूप में तांबे सहित इन महत्वपूर्ण खनिजों में से कई का खनन करती हैं। भारत इन धातुओं के खनन के क्षेत्र में देर से आया है। सरकार को माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में एक अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। पहली बार 2016 की नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी ने इन खनिजों का पता लगाने की आवश्यकता को पहचाना। दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार द्वारा संचालित मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी कि MECL, जिसे विस्तृत अन्वेषण करना है, कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। NMEP 2016 रिपोर्ट में लिखा गया है कि द प्रमोशनल वर्क डन बाय MECL इज नेग्लिजिबल। NMEP 2016 में यह भी कहा गया है कि Yet the discovery of mineral exploration programs for base metals, noble metals, diamond, rare earth and platinum group minerals are vital for national security given the requisite priority.
दोस्तों, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मेटल का रिजर्व मिलता है तो प्रोसीजर यह है कि जीएसआई अपनी खोज का अहवाल राज्य सरकार को सौंप देता है, क्योंकि एटॉमिक मिनरल्स के अलावा बाकी के जितने भी ऐसे रिसोर्सेस होते हैं उनकी लीज को राज्य सरकार प्रशासित करती है। कोल के मामले में उसका ऑक्शन केंद्र सरकार करती है, फिर उसको राज्य सरकार को सौंपा जाता है। इसीलिए तो सरकार को माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी चल रही सिस्टम बेस्ट नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे राज्यों का बड़ा नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, झारखंड के पास बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स हैं, लेकिन कई सालों से यहाँ की कोई खदानों का कोई ऑक्शन नहीं हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट एक लंबे वक्त से नेतृत्वहीन रहा है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक ये एक लंबे समय से सिर्फ रेत, पत्थर, जिप्सम और मार्बल्स का आदी रहा है। अब इस डिपार्टमेंट को मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट वाले इस लिथियम माइनिंग क्षेत्र के रूल्स बनाने पड़ेंगे। क्या इनके पास कोई एक्सपर्ट्स हैं? द आंसर इज नो। भारत की ऑयल एंड गैस कंपनीज के अलावा हमारे देश में कोई ऐसी निजी कंपनी नहीं है जिनकी इतनी क्षमता हो कि वो ये लिथियम माइनिंग का प्रोजेक्ट अपने हाथों में लेकर सफलता तक इसको ले जाए। लगभग ऐसी हालत केंद्र सरकार लेवल की भी है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत कार्य करता है। खान मंत्रालय के पास केवल छोटा MECL है, जिसका टोटल रेवेन्यू 237.6 करोड़ रुपीस है। जुलाई 2022 में गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में यह पाया गया कि इट वाज इंस्टेड द एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दैट वाज कैरिंग आउट एक्सप्लोरेशन फॉर लिथियम इन द पोटेंशियल जियोलॉजिकल डोमेन्स ऑफ द कंट्री। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। ये हमारे देश भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि हम एक नई मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स का गठन करें। मिनिस्ट्रीज ऑफ कोल, माइंस और स्टील का समावेश इस नए मंत्रालय में कर देना चाहिए। वैसे भी इन तीनों मंत्रालयों का टोटल बजट सिर्फ 2200 करोड़ रुपीस है। जैसे चाइना में इन सारे कामों के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वैसे ही हमारे देश में भी एक डेडिकेटेड मिनरल्स मिनिस्ट्री की आवश्यकता है। एक इंटीग्रेटेड मंत्रालय जो भारत के लिए ऐसी नीतियां बनाए जिससे हम हमारे देश में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का सस्टेनेबल उपयोग देश के विकास कार्यों में करें। इसका इंतजार जितना जल्दी खत्म होगा उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा। आज के डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।